सैम्पलिंग टेक्निक्स के इस लेक्चर में हम बचे हुए सैम्पलिंग मेथड्स देखेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर में क्लासिफाई किए गए थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने 4 बेसिक टाइप्स के सैम्पलिंग मेथड्स डिफाइन करे थे: सिंपल रैंडम सैंपल, सिस्टमैटिक सैंपल, स्ट्रैटिफाइड सैंपल एंड क्लस्टर सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल और सिस्टमैटिक सैंपल हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम जो बचे हुए दोनों स्ट्रैटिफाइड सैंपल और क्लस्टर सैंपल के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? क्लस्टर सैंपलिंग हम अगर डिफाइन करें तो इट्स अ टेक्निक जिसमें पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग्स, कि जहां पॉपुलेशन पहले से डिफाइंड है या डिवाइडेड है इन ग्रुप्स, उसकी अगर हम सैम्पलिंग यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। सैंपल ऑफ अ क्लस्टर सेलेक्ट होता है रैंडमली फ्रॉम द पॉपुलेशन, की जो भी पॉपुलेशन है वहां से क्लस्टर को रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो बजाय इंडिविजुअल सिलेक्शन के यहाँ पर एक ग्रुप सेलेक्ट किया जा रहा है जिसको हम क्लस्टर कह रहे हैं। क्लस्टर रेफर करता है टू अ नेचुरल बट हेट्रोजेनस इंटैक्ट ग्रुपिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक नेचुरल ग्रुपिंग अगर है लेकिन वो हेट्रोजेनस है, असमान है पॉपुलेशन के मेंबर्स की। मोस्ट कॉमन जो वेरिएबल्स हम क्लस्टरिंग पॉपुलेशन में यूज कर सकते हैं वो ज्योग्राफिकल एरिया है, कि किसी पर्टिकुलर एरिया का क्लस्टर यूज करना, बिल्डिंग्स का, स्कूल का। इस तरह से ये जो डिफाइंड या डिवाइडेड ग्रुप्स हैं इनको क्लस्टरिंग के लिए या सैम्पलिंग के लिए यूज किया जाए। हेट्रोजेनिटी जो क्लस्टर की है दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर फॉर आइडियल क्लस्टर सैंपल डिजाइन। अगर हेट्रोजेनिटी वहां नहीं रही तो वो सैम्पलिंग एरर दे सकता है, तो इसलिए हेट्रोजेनिटी इज अ मस्ट इन क्लस्टर सैंपल डिजाइनिंग। क्लस्टर भी अलग अलग तरह से सैम्पलिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो सब टाइप्स जो क्लस्टर सैम्पलिंग की हैं दैट आर सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, टू स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ जैसे ये हमने अलग अलग 1 से लेके 12 तक के मान लीजिए ये ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं, 6 सब ग्रुप्स इसमें हमने डिफाइन करे हैं। तो इसमें से क्लस्टर्स को जब चुनना है तो सपोज जहाँ 5 और 6 वाला है एक ग्रुप वो ले लिया गया और एक 11 और 12 वाला ग्रुप ले लिया गया। तो बजाय यहाँ से एक एक इंडिविजुअल को चुनने के पूरा एक ग्रुप, जैसे जहाँ 5th और 6th वाले हैं और जहाँ 11th और 12th वाले हैं वो दोनों क्लस्टर्स ले लिए जाते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व करती है डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स ऑल्सो। अगर डिफाइंड नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, तो वी कैन डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सैंपल, कि जो पूरा सैंपल है उससे मिलते हुए या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उस सब ग्रुप में होने चाहिए। अब इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच सब ग्रुप, की जैसे हम बजाय एक सब ग्रुप के इनमें से एक एक इंडिविजुअल को या सेलेक्ट करें, उसमें से हम पूरा सब ग्रुप ही सेलेक्ट करते हैं रैंडमली। तो यहाँ डिफरेंस क्या आता है कि इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग एन इंडिविजुअल वी सेलेक्ट द एंटायर सब ग्रुप। अगर हमारे पास 6 सब ग्रुप हैं किसी पॉपुलेशन में तो हम उसमें से रैंडमली जैसे 1, 3, 5 इस तरह से हम सब ग्रुप्स उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लस्टर यूज किया जाता है जब पॉपुलेशन का जो यूनिट्स है या नेचुरल ग्रुप्स है जैसे क्लस्टर्स एज विलेजेस, ब्लॉक्स, स्कूल चिल्ड्रन। एग्जाम्पल इसका हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी कंपनी के 10 सिटीज में ऑफिसेज हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, और लगभग सभी जो ऑफिसेज हैं उसमें सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं सिमिलर रोल्स में, कि जो उनकी पोस्ट है, रैंक्स हैं, वो सब डिफाइंड है सिमिलरली सभी के सभी ऑफिस जो कि 10 राज्यों में या 10 सिटीज में हैं कंट्री में। अब अगर हमें वहां पर सैम्पलिंग करनी है तो 10 शहर में पूरे देश में जाके और हर ऑफिस को टच करके वहां पर ट्रैवल करके और डेटा कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि इन 10 सिटीज में जो ऑफिसेज हैं उसमें से रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा कोई भी 3 ऑफिसेज सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये जो 3 ऑफिस पूरे हमने सेलेक्ट किए हैं ये हमारे क्लस्टर्स कहलाएंगे। अब इन तीनों क्लस्टर्स में से हम अपना डेटा डिराइव करेंगे और फिर उसको एनालाइज करेंगे।
तो वो जनरलाइज किया जा सकेगा इन 10 सिटीज के ऑफिसेज के एम्प्लॉयज के ऊपर। ये क्लस्टर्स जैसे हैं कि सेक्शंस जैसे बांट दिए गए हैं, यहाँ पर 5 सेक्शंस हैं, सब वेरी करते हैं। नंबर ऑफ हाउसेज यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 20 हैं, कहीं पर 15 हैं, इस तरह से डिफरेंट नंबर है यहाँ पर हाउस होल्ड्स का। तो सिलेक्शन अगर हमें करना है तो जैसे हमने सेक्शन 1 से लिया और सेक्शन 5 से लिया, तो ये 2 क्लस्टर्स हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिए। Next is the stratified sampling. Stratified या strata मतलब layers बनाना। तो stratified type of sampling भी divide करती है population को into several subgroups of population. जैसे क्लस्टर्स में भी सब ग्रुप्स हैं, लेकिन क्लस्टर्स में हमने देखा कि नेचुरली होते हैं या डिवाइड किए जाते हैं ग्रुप के अंदर। तो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी डिवाइड करती है पॉपुलेशन को पहले सब ग्रुप्स में, जो कि इंडिविजुअली मोर होमोजीनियस हैं, कि जो स्ट्रेटा बनाए गए हैं, लेयर बनाई गई हैं, वो अपने आप में होमोजीनियस हैं देन द टोटल पॉपुलेशन। अब जो सब पॉपुलेशन के हमने ग्रुप्स बनाए हैं उनको हम स्ट्रेटा कहते हैं, और इन स्ट्रेटा में से सेलेक्ट किया जाएगा हर स्ट्रेटम में से टू जनरेट अ सैंपल। इस केस में जो स्ट्रेटम है इट विल बी मोर होमोजेनियस विद द पॉपुलेशन, तो मोर प्रिसाइज एस्टिमेट विल बी जनरेटेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। जो स्ट्रेटम हमने लिए हैं क्योंकि वो होमोजेनियस है, तो यहाँ प्रिसाइज एस्टिमेट की संभावना ज्यादा हो जाती है। हेट्रोजेनस पॉपुलेशन का ग्रुप अगर हमारे पास है तो सबसे पहले पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स और क्लासेस कॉल्ड स्ट्रेटा। अगर पॉपुलेशन समांग नहीं है, असमांग है, तो सबसे पहले उस हेट्रोजेनिटी को हमें होमोजेनिटी में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे होगा कि पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा ग्रुप्स में, यानी आइडेंटिकल या समान रूप में जो है उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जिनको हम ग्रुप्स को क्लासेस या स्ट्रेटा कहते हैं, और फिर उस स्ट्रेटा से सैंपल निकाला जाएगा। सिलेक्शन जो हर स्ट्रेटम में से करना है, अब हमारे पास सेपरेट ग्रुप्स हो गए, क्लासेस हो गई, उन स्ट्रेटा में से जब सिलेक्शन करना है तब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग का यूज किया जाएगा, जो हमने अर्लियर लेक्चर में देखे हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग किस तरह से की जाती है। तो पहले लेयर्स बनाना सिमिलर या कॉमन कैरेक्टर्स की, जो कि होमोजेनस ग्रुप कहलाएगा या स्ट्रेटा कहलाएगा, और फिर उसमें से इन दोनों मेथड्स में से सिलेक्शन करना है सैंपल का। स्ट्रैटिफाई का मतलब ही होता है टू क्लासिफाई और टू सेपरेट पीपल इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी लक्षण पे या कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि पोजीशन के बेस पे कि कोई किस पोजीशन पे है उसके अकॉर्डिंगली हम क्लासिफाई करें तो एक सेपरेट स्ट्रेटा बन जाएगा। देन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रैंक क्या है, इनकम के बेस पे अगर हम क्लासिफाई करें, हायर इनकम, लोअर इनकम, तो इस तरह से हम ग्रुप्स बना सकते हैं। एजुकेशन पे अगर हम क्लासिफाई करें कि 12th तक हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या उससे आगे की एजुकेशन का है, तो ये सब ग्रुप्स बन जाएंगे कि 12th तक के पढ़े हुए लोग एक तरफ हैं, फिर यूजी का एक तरफ, फिर पीजी का एक तरफ, इस तरह से ग्रुप्स बन जाएंगे। और या फिर एथनिक बैकग्राउंड कि किस रेस को बिलोंग करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो बैकग्राउंड भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से स्ट्रैटिफाई या क्लासिफाई किया जाता है लोगों को सब ग्रुप्स में। इन सेपरेट ग्रुपिंग्स को हम सबसेट्स या सब ग्रुप्स कहते हैं। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए ये पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है इनटू ग्रुप्स और स्ट्रेटा। फिर जो रैंडम सैम्पलिंग की जाती है हर स्ट्रेटम में से, वो आधारित होती है परसेंटेज पर जो वो सब ग्रुप रिप्रेजेंट करता है इन अ पॉपुलेशन। कि अगर किसी स्ट्रेटम में मान लीजिए कि पॉपुलेशन 1000 की अगर हमारी है, उसमें से केवल 50 लोग आ रहे हैं, किसी स्ट्रेटम में 150 आ रहे हैं, किसी स्ट्रेटम में 250 आ रहे हैं, तो ये नंबर वेरी करेगा। तो जब हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो हर स्ट्रेटम में
जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो कितना है, उस आधार पर रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी उस पर्टिकुलर स्ट्रेटा से। ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रेटा से 10 इंडिविजुअल हमने ले लिए सामान। अगर प्रोपोर्शन वहां पर अलग अलग है तो जो सिलेक्शन होगा सैंपल का वो भी डिफर करेगा। Stratified random samples are generally more accurate in representing the population than are simple random samples. तो अगर हमने stratified random sampling method use किया तो it would be more accurate as compared to the simple random samples. अब साथ में क्या है कि practical limit इसकी है कि they require more effort। तो जब जितना एक प्रैक्टिकल लिमिट है टू द नंबर ऑफ स्ट्रेटा यूज, क्योंकि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटिफिकेशन या लेयरिंग या क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को हमें रैंडमली चूज करना है हर एक स्ट्रेटा से, तो जब हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अगर करना चाहें तो एक कंप्लीट लिस्ट पॉपुलेशन की हर स्ट्रेटा के लिए बनानी जरूरी हो जाती है, तभी हम उसमें से सिस्टमैटिक या स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल्स को चुन पाएंगे। स्ट्रैटिफाइड सैंपल को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है, सपोज यहाँ पर 20 इंडिविजुअल्स की है, 20 लोगों की है। यहाँ पर हमने कलर से ग्रुप्स डिफाइन कर दिए हैं कि यहाँ येलो, ग्रे, ब्लैक, यानी कि एक मिक्स्ड ग्रुप है, हिट्रोजिनस ग्रुप है ये पॉपुलेशन का। अब इसमें से हम स्ट्रेटा डिजाइन करेंगे कि पूरे जो ब्लैक हैं वो एक ग्रुप में, ग्रे एक में और येलो एक में। तो ये स्ट्रैटिफिकेशन हुआ। तो इस पूरी पॉपुलेशन को हमने 3 सब ग्रुप्स में डिफाइन कर दिया या डिवाइड कर दिया। जब हम काउंट करते हैं 20 को, तो यहाँ हम देखते हैं कि 20 में से जो ब्लैक वाले हमने चुने हैं 4 and 4 8 की, यहाँ पर वो 8 इंडिविजुअल्स हैं। देन जो ग्रे हैं, ग्रे 6 हैं और येलो भी 6 हैं। तो 20 में हमारे पास 8, 6 और 6, टोटल 20 यहाँ पर आ रहा है। तो हर एक स्ट्रेटा के लिए कंट्रीब्यूशन कितना हो गया कि यहाँ जहाँ 20 में से 8 हैं तो ये 40% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये 6 हैं तो ये 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब सैंपल में हम क्या करेंगे कि 40% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वहां से हमने 4 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया, जो 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां से 3 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया। तो टोटल सैंपल जो हमारा बना दैट केम अप टू 10 इंडिविजुअल्स, यानी 10 का हमारा सैंपल इसमें से बना। तो एक हिट्रोजेनस ग्रुप है, उसको पहले होमोजेनस स्ट्रेटा यानी आइडेंटिकल या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे ये इनकम की हो चाहे पढ़ाई की हो, जिस भी बेसिस पे हम क्लासिफाई करें, स्ट्रेटा डिफाइन करेंगे। उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन कितना है कि इस पॉपुलेशन में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये 40% बना रहे हैं, ये 30% बना रहे हैं, ये 30% बना रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट कंट्रीब्यूशन, सैंपल्स और the individuals are selected from this strata. Next is the multi-stage sampling. मल्टी-स्टेज सैम्पलिंग यानी एक से ज्यादा स्टेज पर सैम्पलिंग अगर की जाए, तो सैम्पलिंग प्रोसीजर्स विच आर कैरीड आउट एट सेवरल स्टेजेस। सेवरल स्टेजेस किस तरह से कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर विलेज लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर। एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों में अगर हमें पैरासिटिक इन्फेक्शन अगर स्टडी करना है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो उस डिस्ट्रिक्ट के हम 10% विलेजेस जो तालुका में हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, और फिर हर 10वें घर के बच्चे, स्कूल घर में जो बच्चे हैं उनके स्टूल को एग्जामिन करेंगे फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, फिर ब्लॉक, यानी एक एक लेवल से हम स्क्रीनिंग जो उसकी करते जाएंगे, ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाती है। इसके मेरिट्स या एडवांटेजेस क्या हैं कि इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन सैम्पलिंग, जो कि दूसरे मेथड्स में नहीं पाई जाती है, एंड ऑल्सो इट यूजेस द एग्जिस्टिंग डिविजन्स एंड सब डिविजन्स, यानी अगर हमने कोई डिस्ट्रिक्ट लिया है तो वो डिस्ट्रिक्ट वापस से डिवाइडेड है इनटू सिटीज या विलेजेस या ब्लॉक्स, तो हम इन डिविजन्स को यूज करके अपना एक्स्ट्रा लेबर और टाइम बचा सकते हैं सैम्पलिंग के लिए, कि ऑलरेडी डिफाइंड ग्रुप्स यहाँ पर हैं तो हम उन्हीं ग्रुप्स या डिविजन्स में से अपने सैंपल्स निकाल सकते हैं। ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग
कि जैसे पूरे कंट्री में ऐसे सर्वे है तो कुछ स्टेट्स को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे ए बी एंड सी स्टेट्स आर सेलेक्टेड, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट्स में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट से विलेजेस पे, विलेजेस से हाउस होल्ड्स पे। तो ये पूरा एक स्टेट के लिए किस तरह से सैम्पलिंग का पूरा डेटा तैयार किया जाता है। Then comes the multi-phase sampling. वो multi-stage थी, this is multi-phase, कि different phases में अगर हम sampling करते हैं, कि sampling में कुछ information पूरे sample में से और कुछ information सब sample में से अगर ली जाए तो that is multi-phase sampling. जैसे TB या tuberculosis के लिए अगर सर्वे करना हो तो हर एक इंडिविजुअल का स्पुटम टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि जितनी पॉपुलेशन या जिस एरिया में स्टडी करना है, सर्वे करना है, तो फर्स्ट फेज में फिजिकल एग्जामिनेशन के उन व्यक्तियों की फिजिकल अपीयरेंस किस तरह की है, उनकी बॉडी में क्या अपीयरेंस है, कोई पैथोलॉजी दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो पहला फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद उस पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स सेलेक्ट कर लिए जाएंगे जिनमें संभावना हो सकती है। उन इंडिविजुअल्स में से जो सेलेक्ट किए गए हैं उनका एक्सरे किया जाएगा सेकंड फेज में, और सेकंड फेज में एक्सरे के बाद मान लें कुछ व्यक्तियों में वो रोग नहीं है, तो जो बचे हुए लोग हैं उनमें स्पुटम टेस्ट से इसको कंफर्म किया जाएगा नेक्स्ट फेज में। तो यहाँ जैसे 3 फेजेस हुई कि फर्स्ट फेज में फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ग्रुप एक अलग हो गया, सेकंड में एक्सरे किया, फिर से यहाँ पर छटनी हो गई, एंड फाइनली थर्ड फेज में स्पुटम टेस्ट किया जाता है। इस मेथड से क्या होता है कि नंबर ऑफ सैंपल हर फेज पर डिक्रीज होते जाते हैं, तो डिक्रीजेस द नंबर ऑफ सैंपल एट ईच फेज, तो सैंपल की एक्यूरेसी भी वहां पर बढ़ती रहती है कि जिस चीज का या जिस बेसिस पे हम सर्वे कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली वहां पर स्क्रीन किया जा सके। ये पूरी पॉपुलेशन में जैसे इस ब्लू में हमने मार्क किया है कि सस्पेक्टेड केसेस हैं, इन सस्पेक्टेड केसेस का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया, फिजिकल एग्जामिनेशन में स्टडी करने के बाद प्रोबेबल केसेस की जिनमें संभावना हो सकती है रोग की, उन प्रोबेबल केसेस में से फिर से स्पुटम का टेस्ट किया जैसे, या एक्सरे का टेस्ट किया, एक्सरे का टेस्ट करके जो केस मिले वो हमारे पास स्टडी के आए, और फाइनली इनका स्पुटम टेस्ट करके और ट्यूबरक्यूलोसिस का कंफर्मेशन किया जा सकता है। तो यहाँ फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड देन थर्ड फेज, तो दिस इज नोन एज मल्टी फेज सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स दोनों हमने देखे। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड कि जो दोनों टेस्ट हैं, सैंपलिंग मेथड्स हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, उनमें से प्रोबेबिलिटी सैंपल्स आर द बेस्ट। और वो किस वजह से कि सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी सैंपल का एक डेफिनेशन हमने देखी थी कि एवरी इंडिविजुअल हैज द चांस टू बी सिलेक्टेड, तो यहाँ जब भी सिलेक्शन होगा तो हर इंडिविजुअल के चांस उतने ही हैं जितने दूसरे व्यक्ति के हैं। तो दिस एंश्योर्स रिप्रेजेंटेटिवनेस, यानी कि जिस पॉपुलेशन का हम सैम्पलिंग कर रहे हैं उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन उस सैंपल में मिलेगा, ये अश्योरिटी होती है। दूसरा प्रेसिशन, कि जब हम एक हेट्रोजेनस ग्रुप में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के द्वारा सैंपल्स निकालते हैं तो जो रिजल्ट्स हैं या जो इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं, दैट आर एक्यूरेट, और वहां पर प्रेसिशन होता है। अब जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैंपल्स कैन नॉट बी परफेक्ट ऑलवेज, सैम्पलिंग में भी एरर्स आ सकती हैं, और ये एरर्स क्या कौन सी हो सकती हैं। सैम्पलिंग में जो एरर्स हैं वो दो मेन तरह की एरर्स होती हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर या सैम्पलिंग एरर। सिस्टमैटिक एरर या बायस जो है वो हो सकती है इनएक्यूरेट रिस्पॉन्स की वजह से, कि जब इंडिविजुअल्स से किसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए या उनसे रिस्पॉन्स मांगा गया तो वो रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं हुआ, तो इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन बायस हो सकती है,
या सिलेक्शन बायस हो सकती है कि हमने जो सिलेक्शन किया वो प्रॉपर नहीं था, उस वजह से सैम्पलिंग में एरर आ सकती है। तो एरर can occur during the sampling process and it can include both systematic sampling error and random sampling error. Systematic sampling error जो होती है वो गलती होती है इन्वेस्टिगेशन की, कि if there is a fault of the investigation उसको हम systematic sampling error कहेंगे, but random sampling error is not the fault of investigation. जब errors systematic होती हैं यानी कि inaccurate response, information bias या selection bias, इन तीनों की वजह से यदि एरर्स आती हैं तो रिजल्ट्स या जो बायस होगा वो सैंपल को एक दिशा में लेके जाएगा कि जो वहां पर निष्कर्ष या आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। तो इन ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि द सैंपल वुड नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सिस्टमैटिक एरर तभी डेवलप हो सकती है जब सैंपल को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया गया हो, कि किसी भी क्राइटेरिया में गलती की वजह से, चाहे सिलेक्शन की वजह से, चाहे इनएक्यूरेट रिस्पांस की वजह से, सैंपल अगर वहां प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया गया तो सिस्टमैटिक एरर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रैंडम एरर या रैंडम सैम्पलिंग एरर इज also known as chance error. ये एरर है कि it may be by chance, कि यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर की तरह से ना होके और चांस एरर आ सकती है, टोटली बाय चांस, कि सैंपल drawn from the same population will rarely provide identical estimates of the population parameter of interest. ये estimates vary करेंगे from sample to sample, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर नहीं है तो जितने हमने सैंपल्स लिए हैं वो रेयर होगा कि सभी के सभी एक जैसा एस्टिमेट या रिजल्ट वहां पर एग्जिबिट करें। ये एस्टिमेट्स जो हैं वो वेरी करेंगे हर एक सैंपल के साथ में। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें कि अगर हमें 100 बार सिक्के को उछालना है, उसको फ्लिप करना है 100 अनबायस्ड कॉइन्स, तो हम ये देखेंगे कि एक बार हमने अगर फ्लिप किया तो 55 बार हेड आया, और वन ट्रायल में 49 ऑन अनदर, 52 ऑन अ थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो फ्लिप किया जा रहा है कॉइन, उसमें ये चांस है कि 55 बार हेड्स आएंगे, सेकेंड बार किया तो 49 आया, थर्ड बार किया तो 52 आया, और ऐसे ही अगर हम प्रोसीड करते रहे तो इट वुड डिफर एवरी टाइम। तो some samples will by chance provide better estimate of the parameter than others. तो कुछ samples होंगे जो अच्छे estimates देंगे as compared to others, और in any given sample some attributes of interest may be overrepresented and some underrepresented, कि कुछ sample में जो भी एट्रीब्यूट हमारे इंटरेस्ट का है, जिस बेसिस पे हम सर्वे कर रहे हैं या अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ओवर प्रेजेंट हो सकता है कुछ सैंपल्स में और कुछ में अंडर रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये एरर टोटली रैंडम होगी, इसलिए हम इसको चांस एरर कहते हैं या रैंडम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। लेकिन दूसरा एरर्स जो होती हैं कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जो नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर क्या होती है? टाइप 1 एरर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफरेंस विद आवर सैंपल कंपेयर्ड टू पॉपुलेशन एंड देयर रियली इजंट वन, कि हम डिफरेंस अपने सैंपल में ढूंढते हैं कि पॉपुलेशन से डिफर करता है, लेकिन वास्तविकता में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ये हमने एक टेबल देखी है कि रियलिटी में ट्रू और फॉल्स क्या है, और मेजर्ड और परसीव्ड, कि जो हमने मेजर किया या परसीव किया ट्रू और फॉल्स क्या है। तो यहाँ पर टाइप 1 एरर क्या है? फॉल्स पॉजिटिव, कि कोई डिफरेंस वहां नहीं है बट स्टिल हमारी सैम्पलिंग में वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो हम टाइप 1 एरर कर रहे हैं, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट बता रहे हैं। इस एरर को हम अल्फा या टाइप 1 एरर कहते हैं। ये यूजुअली सेट होती है एट 5% पर।
टाइप 2 एरर क्या है? उसका ऑपोजिट, कि probability of not finding a difference that actually exists between our sample compared to the population. टाइप 1 एरर में हमने डिफरेंस फाइंड किया कि हमारा सैंपल डिफर करता है फ्रॉम द पॉपुलेशन, जबकि वहां पर डिफर नहीं कर रहा था। टाइप 2 में ये है कि नॉट फाइंडिंग अ डिफरेंस, कि यहाँ डिफरेंस है बट हमारे सैंपल में हम डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंडिंग अ डिफरेंस जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इज नोन एज टाइप 2 एरर या बीटा कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज डिटरमिन्ड बाय अल्फा और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 इज डिटरमिन्ड बाय बीटा। तो बीटा डिपेंड करेगा ऑन द पावर ऑफ द टेस्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप 2 एरर, कि आपने कितने अच्छे से उस एरर को दूर करते हुए यदि काम किया है, तो 1 माइनस बीटा उसका, की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप 2 एरर विच इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा। यहाँ पर भी कि जैसे टाइप 2 एरर क्या हुई कि डिफरेंस होना चाहिए लेकिन हम डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं, नॉट फाइंडिंग अ डिफरेंस जो कि एग्जिस्ट करता है, तो ये टाइप 2 एरर कहलाती है। तो ये हम जो मेजर कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, ऐसे केस में कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट करनी है या एक्सेप्ट करनी है, वो पूरी हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ऊपर ये प्रभाव डालती है। थैंक यू।